वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कबायली मेले का किया इफ्तिताह। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद होने वाला ये मेला 27 फरवरी तक रहेगा जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कबायली मेले भारत की कसरत की वहदत की ताकत को दे रहा है एक नई बुलंदी। पीएम मोदी आज राजस्थान के जिला सरोही से वर्चुअल जल जन अभियान करेंगे शुरू। दिसंबर तक चलेगी ये मुहिम। आबी ज़खायर की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएंगे मुनक़्क़िद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेले के 25वें एडिशन का किया इफ्तिताह। इस 3 रोज़ा मेले में दुनिया के 34 ममालिक की 400 से ज़ायद कंपनियां कर रही हैं शिरकत। सदर जमहूरिया ने कहा, इस बार का मेला सिर्फ भारत की तरक्की की कहानी का जश्न नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में भारत की तरक्की की है कहानी। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए आज तमाम 60 सीटों पर हुई वोटिंग। पोलिंग सुबह 7 बजे से हुई शुरू। दोपहर 3 बजे तक रियासत में 69.94% हुई पोलिंग। रियासत के जनूबी त्रिपुरा जिले में सबसे ज्यादा 72.97% वोट डाले गए, जबकि शुमाली त्रिपुरा में सबसे कम वोटिंग 65.21% रिकॉर्ड की गई। दूरदर्शन ने आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को तोहफे में दिया 24 घंटे का नया चैनल। आज से डीडी हिमाचल पर ज़राअत, तालीम, सेहत, तफरीह की खबरों और प्रोग्रामों की 24 घंटे नशरियाती सर्विस हुई शुरू। मरकजी इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सर्विस का किया आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक़्क़िद ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। कबायली सकाफत को कौमी प्लेटफॉर्म पर पेश करने के लिए आदि महोत्सव मुनक़्क़िद का इनक़ाद किया है। इसमें मुल्क भर के कबायली बिरादरी के मालामाल और मुतनव्वि विरसे की नुमाइश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वहां लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नुमाइश में मौजूद अशिया को देखा और उसके बारे में दरियाफ्त किया। आदि महोत्सव में 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में तकरीबन 1000 कबायली कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव नुमाइश में दस्तकारी, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन और जेवरात तवज्जो का मरकज हैं। मेले में कबायली सकाफत, दस्तकारी, खानों, तिजारत और रिवायती फन से का भी लुत्फ लिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में आदि महोत्सव की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आदि महोत्सव कसरत में वहदत के भारत की ताकत को नई बुलंदी पर ले जा रहा है। महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कबाइल बिरादरी की रिवायती तर्ज जिंदगी माहौलियात के तय पूरी दुनिया को दर्श देती है। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कबाइल की फलाह के लिए 2014 के बाद से मुतादिद बड़े इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जामी तरक्याती इक़दाम के मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण
अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। वजीर आजम ने कहा कि कबाइल बिरादरी की मदद के लिए मरकजी हुकूमत मुसलसल इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में हुकूमत मुकामी पैदावार की वन धन पहल के जरिए मदद कर रही है। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में मुनक़िद हो रहे सांसद खेल महाकुंभ को खिताब किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खिलाड़ियों का सफर हारने का नहीं बल्कि कुछ जीत का है। भारत को खेल के मैदान में बड़ी ताकत बनने की जानिब सांसद खेल महाकुंभ को एक नई पहल बताया। मानता हूं कि अगर भारत को दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेले के 25वें एडिशन का इफ्तिताह किया। 3 रोज तक चलने वाले इस मेले का इनेकाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से मुनक़िद किया जा रहा है। इस मेले में दुनिया भर के 34 ममालिक की 400 से जायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में भारतीय सनत के मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इस मर्तबा मेले का इनेकाद सिर्फ भारत की तरक्की की कहानी का ही जश्न नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की तरक्की की कहानी है। The IETF's journey has an impressive trajectory. This year, the event is not only a celebration of India's growth story in the engineering and manufacturing sector, but also a testimony to the nation's collaboration with the best in the world in advanced technologies. I commend the IETF and the Confederation of Indian Industry for developing this event as the leading technology and innovation forum for Indian development. I am happy to learn that representatives of 34 countries are participating in this event. What is really encouraging to note is that nearly 400 exhibitors from 25 countries are enthusiastically contributing to make the event a grand success. आज त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। रियासत में 28 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 खवातीन समेत 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में 3,328 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी लीडर और मौजूदा वजीर आला मानिक साहा, मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक, मार्कसी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जितेंद्र चौधरी और रियासती कांग्रेस सदर प्रजीत सिन्हा वहां अहम उम्मीदवार हैं। को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कि 6 बरस से ज्यादा की सजा वाले जराइम में फॉरेंसिक जांच को जरूरी करार दिया जाएगा। इसलिए आने वाले वक्त में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का हर रियासत में कैंपस बनाया जाएगा। जांच न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल आने वाले दिनों में रखने वाला है।
मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान की स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इसे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस में जो इस्लाहात किए गए हैं वो दिल्ली के अवाम के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। तो भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर 20 लिंब के अंदर सुधार की प्रक्रिया को हमने व्याख्यायित करी थी और ये 20 लिंब पर जो सुधार की प्रक्रिया व्याख्यायित की थी, मुझे आनंद है उसमें से 16 क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के काम में बहुत बड़ा सुधार होना है। दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म दिल्ली की समग्र दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मित्रों, आज वजीर दाखिला ने मुल्क की दाखिला सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से 2023 तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में काफी कमी देखी जा सकती है और व्यवस्था की परिस्थिति और आंतरिक सुरक्षा, ये दोनों मोर्चे पर 2014 से लेकर 2023 तक आमूलचूल परिवर्तन आए। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पर संपूर्ण वर्चस्व हमारी सुरक्षा एजेंसियों का दिखाई पड़ता है। आप आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी गिरावट आतंकी घटनाओं में आ रही है। और आज दूरदर्शन ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को 24 घंटे का नया चैनल तोहफे में दिया है। डीडी हिमाचल का 24 घंटे का चैनल आज से शुरू हो गया है। डीडी हिमाचल पर ज़राअत, तालीम, सेहत, तफरीह से मुतालिक खबरों और प्रोग्रामों की 24 घंटे नशरियाती सर्विस आज से शुरू हुई। मरकजी इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सर्विस का आगाज किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला के एमपी सुरेश कश्यप, शिमला अर्बन एमएलए हरीश जनराथा, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का पहला 24 घंटे का चैनल अवाम के लिए वक्फ है और इसमें फ़नून, सकाफत, अदब, खेल, मौसीकी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा। हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहां की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सियाहत को फरोग देने के लिए हमें मुल्क और दुनिया के लोगों को यहाँ के लोगों और सकाफत से मुतारिफ कराना होगा। इसके लिए चैनल को मुख्तलिफ तबकात में प्रोग्राम पेश करने होंगे। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे और यहां के कार्यक्रमों को जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा
तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीडी हिमाचल के जरिए मुकामी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ इस चैनल के शुरू होने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। आज युवा राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रमों को युवाओं से और ज्यादा जोड़ते हुए नित नवीन तकनीक के साथ कदम ताल करने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। तो दूरदर्शन ने आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को 24 घंटे का एक नया चैनल तोहफे में दिया है। डीडी हिमाचल का 24 घंटे का चैनल आज से शुरू हो गया है। डीडी हिमाचल पर ज़राअत, तालीम, सेहत और तफरी से मुताल्लिक़ खबरों और प्रोग्रामों की 24 घंटे नशरियाती सर्विस आज से शुरू हुई। इसका आगाज इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के फनकारों ने खुशी का इजहार किया। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ डीडी हिमाचल का, जिन्होंने ये सुविधा उपलब्ध करवाई 24 घंटे चलाने का। इससे जो है हमारे स्थानीय कलाकारों को रोज़गार मिलेगा एवं हिमाचल में कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये मैं समझता हूँ कि इससे हिमाचल की लोक संस्कृति से जो जुड़े हुए कलाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है और हमारी जो लोक संस्कृति है इसकी देश विदेश में इसकी पहचान बनने वाली है। हम लोग लगभग पिछले 18-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। ये सौभाग्य है कि 24 आवर्स का जो प्रसारण शुरू हुआ है केंद्र द्वारा किया गया है और आज इसका उद्घाटन किया है माननीय मंत्री महोदय द्वारा। ये एक अहम कार्य हुआ है जिससे कि हिमाचल के कलाकारों को बेहतर रोजगार मिलेगा और हिमाचल की पुरातन कलाओं को आगे लाने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये हम सभी हिमाचल वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में BS एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। इसी वजारत के तहत नशरियात और मीडिया टेक्नोलॉजी पर 27वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इस साल का थीम नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्टिंग, क्रिएट, कनेक्ट और कैपिटलाइज है। एक्सपो 16 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान हॉल नंबर 7 ABC एंड E में चलेगा। BS एक्सपो 2023 ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 50 से ज़ायद शोबों की मसनूआत की नुमाइश है। 10 ममालिक के इख्तराकार शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 4000 ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल्स की BES एक्सपो 2023 में आमद मुतवक्के है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और इस मौके पर BS अवार्ड्स भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। आज का जो ये एक्सपो है मेरे ख्याल से लगभग 3 वर्ष के बाद ये हो रहा है और आज हम देखते हैं कि बहुत उत्साह है क्योंकि विविध देशों से लगभग 26 देशों से यहाँ पर जो है डेलीगेट्स आए हैं और यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट जो है एग्जीबिशंस के अंदर भी काफ़ी हैं। अब प्रसार भारती को इस बार जो है सरकार ने जो है लगभग 2500 करोड़ उपलब्ध कराए हैं जिससे उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में। अब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सब यहाँ भारत में ही आए हुए हैं और उन्होंने अपना यहाँ पर जो है एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो विविध टेक्नोलॉजी जो हमारे तज्ञ हैं और इंजीनियर्स हैं उनको देखने को मिलेगी और जो है मुझे लगता है कि प्रसार भारती इसका लाभ उठा के जल्दी जो सरकार ने पैसा दिया है उसको अपने सर्विसेज को अपग्रेड करेगा और अधिक बेहतर सर्विसेज पब्लिक को दे पाएगा। मेंबर फाइनेंस प्रसार भारती DPS नेगी ने कहा कि ये BES एक्सपो प्रसार भारती में नई टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत कारआमद है जिसकी मदद से ब्रॉडकास्टिंग की नई टेक्नोलॉजीज को जानने और समझने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो जितने भी हमारे OEMs हैं, जितने भी हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पे आके देखें और जो हमारे एक्सपर्ट हैं
जो बाहर से हमने विदेशों से भी एक्सपर्ट आए हुए हैं, यूएसए से आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए हैं, जापान से आए हैं, उनको भी बुलाया है कि इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे जो प्रसार भारती के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताया जाए। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका लगा है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां को रियासती हज कमेटी की नई चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया है। गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने कौसर को वोट दिया। दिल्ली की तारीख में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई खातून रियासती हज कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। जीतने के बाद कौसर जहां ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुसलमानों को उनका हक दिला रहे हैं। कौसर से पहले दिल्ली की खातून चेयरपर्सन ताजदार बाबर थी। इससे कबल 6 जनवरी को दिल्ली में एक नई हज कमेटी तश्कील दी गई थी। इसमें एक बीजेपी एमपी, 2 एएपी एमएलए और एक कांग्रेस कॉर्पोरेटर शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें बीजेपी एमपी गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान शामिल हैं। उनके साथ कांग्रेस काउंसलर नाजिया दानिश को भी कमेटी कारकुन बनाया गया है। और गोरखपुर आईटीएम की तालिबात ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो खुद ब खुद फायर करता है। यह खुदकार तरीके से फायरिंग करने वाला हेलमेट मुल्क की हिफाजत में मसरूफ फौजियों और मुल्क के अंदर काम करने वाली पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। यह हेलमेट लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए फंसे फौजियों का पता भी लगा सकेगा। अगर जरूरत हुई तो ये 360 डिग्री घूमकर हर समत में आग लगा सकता है और फायरिंग कर सकता है। आइए जानते हैं इस दिलचस्प हेलमेट की तफसील। भारतीय फौज, सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान समेत या हसास इलाकों में रियासतों की पुलिस इंतहा पसंदों से जब इनका सामना होता है तो इनकी वर्दी से हेलमेट तक इनकी जान की ये हिफाजत करते हैं। कई बार इस दौरान अनहोनी भी हो जाती है। मुसलसल हमारे इंजीनियर्स इनके जैकेट से हेलमेट और बाकी साजो सामान को और एडवांस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की इन बीटेक स्टूडेंट्स ने। लंबे अरसे से स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी इस हेलमेट पर काम कर रही थी ये तालिबात। इसमें कई तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम लोग एक बैरल यूज किया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक गन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें एक HD पोर्टेबल DVR यूज़ किए हैं जो हमारी लाइव वीडियोस, फोटोज़ वहाँ बैठे कंट्रोल रूम में पहुँचाती हैं। और यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगी है जो रिसीवर को ये बताती है कि कहाँ मतलब भूस्खलन हुआ है या बमबारी हुआ है। और इसमें ट्रिगर बटन है जिसको दबाई बुलेट हमारी फायर हो जाएगी। इसको भी प्रोटोटाइप के रूप में प्रस्तुत किए हैं और हमें इसे एडवांस भी बना सकते हैं। इस मॉडल का नाम AI बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट रखा गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, जवानों की हिफाजत। फिर चाहे वो इंतहा पसंदों से दो हाथ करने का वक्त हो या चटाने खिसकने और बर्फबारी जैसी कुदरती आफत। फील्ड में हो रही हर सरगर्मी की जानकारी फील्ड से सीधे कंट्रोल रूम को मिलेगी। इससे आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेलमेट लगाने वाले फौजियों को सही समत बताने और नेविगेशन में भी मदद मिल सकती है। मुकर्ररा हद के अंदर ये सभी समत में आग लगा सकता है। इसका इलेक्ट्रिक गन जरूरत के वक्त 360 डिग्री तक घूमकर चारों तरफ फायरिंग कर सकता है। हेलमेट में GPS ट्रैकर, बैरल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बुलेट, DVR, बैटरी, सोलर पैनल, रिमोट, इंडिकेटर और ट्रिगर का इस्तेमाल किया गया है। उसकी सूचनाएं उसके थ्रू प्रसारित कर सकती है कि हम ऐसी मुश्किल में हैं, और उनके जो भी दिक्कतें आती हैं उसके अगेंस्ट में अपनी सुरक्षा भी उससे कर सकती है। ये फायरिंग भी करता है। फायरिंग का एक पर्टिकुलर रेंज है जिसको आप देखेंगे तो चारों तरफ फायर कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो अपने हाथ का इस्तेमाल तो कर ही सकती है, करेगी ही करेगी, प्लस उसका हेलमेट में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो भी उसकी सुरक्षा में मददगार होंगे। हम तो देख रहे हैं कि एक महिला 2 हाथ अपना इस्तेमाल करके अपना सुरक्षा तो कर ही रही है, उसके अलावा भी उसके साथ एक हेल्पिंग जो टूल है वो हेलमेट के रूप में उपलब्ध है। एक हेलमेट बनाने के लिए एक बैरल, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर बुलेट, एक HD पोर्टेबल DVR, बैटरी, एक सोलर पैनल, एक रिमोट, एक ट्रिगर का इस्तेमाल हुआ है। इस फायरिंग हेलमेट का डेमो कई कंपनियों और सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने किया गया है और इनके जवाब का उन्हें इंतजार है। इसकी डिमांड आई तो फिर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। इस ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट को बनाने में 6 से 7 हजार रुपए का खर्च आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। I welcome the new pledges.